नमस्कार छात्रों, मैं सरोज कुशवाहा आपका नई गुलमोहर हिंदी व्याकरण क्लास 8th का लेसन नंबर 1 लेकर के आई हूँ। जो लेसन नंबर 1 है आपका भाषा तथा भाषा के रूप, जिसके बारे में हम जानेंगे कि भाषा क्या है और उसका रूप क्या है। तो इसके लिए आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट किया कीजिएगा। जो भी कुछ मैं आपसे पूछूंगी उसको कमेंट में लिख करके भेजा कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे आसानी से। चलिए हम देखेंगे आपका ये है लेसन 1 है भाषा तथा भाषा के रूप। तो देखिए हम जानेंगे भाषा बातचीत का एक साधन है। क्या है भाषा? क्या है? बातचीत का एक साधन है। तो इसको हम जानेंगे। भाषा के बारे में आप लोग पिछली कक्षाओं में पढ़ते आ रहे हैं, जानते आ रहे हैं कि भाषा क्या है। भाषा क्या है? हमारे भावों और विचारों को क्या है, आदान प्रदान करने का एक माध्यम है और जिसके माध्यम से क्या है, हम एक दूसरे के भावनाओं को हम सुन और समझ सकते हैं भाषा के माध्यम से। देखिए इसका हम ये देखेंगे क्या है, परिभाषा दिया हुआ है कि जिस माध्यम के द्वारा मनुष्य अपने भावों अथवा विचारों को आदान प्रदान करता है उसे क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। यह इसकी क्या है, एक परिभाषा है। और देखेंगे भाषा का प्रयोग कब करते हैं, इसको हम जानेंगे कि कब हम भाषा का प्रयोग करते हैं। तो आप देखेंगे कि कब करते हैं बच्चों। क्या आपने कभी सोचा है कि हम भाषा का प्रयोग कब करते हैं? आपने देखा होगा कि जब भी हम मन में कोई विचार आता है या आप कोई बात किसी के कहना चाहते हैं तब भाषा का इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण के लिए हम देखेंगे, जब आपको भूख लगती है तब अपने माँ से क्या करते हैं? खाना मांगते हैं। और छोटे भाई या बहन पे क्या करते हैं? अपनी गुस्सा दिखाते हैं और भाषा के माध्यम से और डांटते हैं उनको। इसी तरह से टीचर जब क्लासरूम में क्या करती हैं, पढ़ाती हैं, तो ये आपसे कुछ गलतियां होती है तो आप क्या करते हैं? माफ़ी मांगते हैं। ये जो है क्या है, हमारा भाषा के विभिन्न तरीके हैं, माध्यम हैं, जिसके मतलब हमारे भावनाएं हैं जो हम व्यक्त करते हैं इन रूपों में। और देखिए भाषा कहाँ से आती है इसके बारे में हम जानेंगे। तो अब प्रश्न उठता है कि यह भाषा कहाँ से आती है। आप जानते हैं कि भाषा मनुष्य के मुख से उच्चारित होती है। भाषा के अंतर्गत हम लोग तरह तरह के वाक्यों का उच्चारण करते हैं। इन वाक्यों की रचना विभिन्न पदों से होती है और ये शब्द बनते हैं विभिन्न ध्वनियों से। ठीक है, जैसे हमारी ध्वनियाँ हैं, जैसे अभी देखेंगे हमारी ध्वनियाँ क्या है, स्वर और व्यंजन है हमारी। ठीक है, तो इसके बारे में हम देखेंगे कि ये सार्थक मेल से क्या है, छोटा जैसे हमारा शब्द है भालू दिया हुआ है यहाँ पे, उदाहरण के लिए देखेंगे तो ये भालू शब्द है। भालू बना है किन किन ध्वनियों से? तो भ है हलंत प्लस आ हलन, ल हलंत प्लस उ, इस तरह से भालू बना है आपका। तो आप देखेंगे कि इसमें स्वर और व्यंजन है। तो शुद्ध क्या है? शुद्ध स्वर और व्यंजन के मेल से जो बनता है सार्थक शब्द जो है वही भाषा का एक रूप होता है। और जैसे आप एक उदाहरण यहाँ दिया हुआ है लुभा, तो इसका हम खंड करेंगे, इसको तोड़ेंगे तो यह स्वर व्यंजन में टूट तो जाएगा लेकिन इसका अर्थ नहीं होगा, यह निरर्थक है। तो यह क्या है? भाषा के रूप में नहीं आएगा, यह अर्थवान नहीं है, इसे भाषा नहीं कहा जाएगा। ठीक है, तो भाषा क्या होता है? सार्थक होता है। सार्थक शब्द की रचना को हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। इसी तरह से हम चलेंगे तो अब देखिए हर भाषा के अनेक नियम होते हैं। नियम के बारे में जानेंगे कि क्या कौन सा भाषा में कौन सा नियम लगाया जाता है। तो हिंदी में हम देखेंगे तो हिंदी में भाषा कैसी लिखी जाती है। बच्चा खाना खा रहा है, उदाहरण दिया हुआ है, तो पहले कर्ता कर्म और क्रिया आता है। तो देखिए बच्चा क्या है आपका? कर्ता है, खाना कर्म है उसका और खा रहा है क्या है? यह क्रिया है। तो हिंदी में यह सीक्वेंस चलेगा, कर्ता कर्म क्रिया का। और अंग्रेजी में देखेंगे कि क्या नियम लगता है। तो अंग्रेजी में पहले कर्ता आएगा, फिर क्रिया आएगा, फिर कर्म आएगा। तो देखिए यहाँ पे द चाइल्ड इज अ टेकिंग फूड जैसे है आपका, तो इसमें पहले द चाइल्ड है क्या है आपका? कर्ता हो जाएगा और टेकिंग जो है आपका क्रिया हो जाएगा, कर्म जो है फूड हो जाएगा। तो इस तरह से इसमें कर्ता पहले आएगा, क्रिया बीच में आएगा और कर्म जो है वह पीछे चला जाएगा। यह इंग्लिश का नियम है।
और हिंदी का नियम है कर्ता पहले आता है, कर्म बाद में आता है, उसके बाद में लास्ट में क्रिया आती है। चलिए आगे देखेंगे हम। भाषा का संबंध केवल मनुष्य से है, इसके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे कि क्यों मनुष्य से सिर्फ भाषा का संबंध है। भाषा का संबंध केवल मानव मात्र से है। मनुष्य के मुख से उच्चरित रूप के माध्यम से मनुष्य के बीच होने वाली संप्रेषण या विचारों के आदान प्रदान को ही भाषा कहा जाता है। पशु पक्षी तरह तरह की ध्वनियों का मतलब उच्चारण तो करते हैं, परस्पर संप्रेषण करते हैं, उसे भाषा नहीं कहा जाता है। जैसे क्या है, मनुष्य जो है क्या करते हैं कि जो भाषा का आदान प्रदान करते हैं और अपने विचारों का जो आदान प्रदान करते हैं, उसी संप्रेषण को हम क्या कहेंगे, भाषा कहेंगे। पशु पक्षी भी अपने मतलब विचारों या भाषा का मतलब आदान प्रदान तो करते हैं, पर उनको भाषा नहीं कहा जाता है। आगे चलेंगे हम, आगे देखेंगे क्या क्या बताया गया है टॉपिक कि किन किन मतलब चीज़ों का हमको ध्यान देने की ज़रूरत है भाषा में। तो पहला क्या है, भाषा मनुष्य के मुख से उच्चरित होता है। भाषा क्या है, मनुष्य के मुख से उच्चरित होता है। और दूसरा टॉपिक दिया हुआ है, भाषा में विभिन्न ध्वनियाँ होती हैं जिसके सार्थक मेल से शब्द की रचना होती है। मतलब विभिन्न ध्वनियाँ मतलब स्वर और व्यंजन जो है आपके भाषा की ध्वनियाँ हैं, और उनके सार्थक मेल से क्या होती है, शब्द की रचना होती है, और शब्द से क्या बनते हैं, वाक्य बनते हैं। तो देखिए इन्हीं इसमें दिया होगा, इन्हीं शब्दों के प्रयोग से हम वाक्य बनाते हैं, और वाक्य का प्रयोग वार्तालाप बातचीत में करते हैं। तो पहले क्या होता है, वर्ण होता है अर्थात ध्वनियाँ होती हैं, और उसके बाद से सार्थक ध्वनियों के मेल से हम शब्द बनाते हैं, और उसके बाद से हम शब्द से वाक्य बनाते हैं, और वाक्य का प्रयोग हम क्या करते हैं, अपने बातचीत और वार्तालाप में करते हैं। आगे चलेंगे। भाषा का उद्देश्य होता है विचारों का आदान प्रदान करना। भाषा का क्या उद्देश्य होता है, एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान करना। ठीक है। मानवेतर संप्रेषण क्या है, भाषा नहीं कहा सकते। मानवेतर संप्रेषण को क्या कहते हैं, मानवेतर संप्रेषण को भाषा नहीं कह सकते हैं, क्योंकि क्या है, पशु जो है, पक्षी जो है बात तो करते हैं, पर उनकी भाषा क्या है, वह जो है यह भाषा नहीं है, क्योंकि वह सार्थक नहीं होती, उसका कुछ अर्थ हम नहीं निकाल सकते। तो इसीलिए क्या करेंगे, हम उसको हम नहीं कहेंगे भाषा। चलिए अब भाषा की हम परिभाषा देख लेंगे कि क्या होता है। तो भाषा का परिभाषा हमारा देखिए, भाषा मानव के मुख से उच्चरित ध्वनियों की ऐसी व्यवस्था है। भाषा क्या है, मानव के मुख से उच्चरित ध्वनियों का ऐसी व्यवस्था है जिसके माध्यम से समाज के लोग एक दूसरे के साथ अपने विचारों का क्या करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। भाषा क्या है, मानव के मुख से उच्चरित ध्वनियों की ऐसी व्यवस्था है जिसके माध्यम से समाज के लोग क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। यह इसका परिभाषा रहा आपका, ये जो पीले वाले तालिका में दिया हुआ है, यही इसका भाषा का परिभाषा है, जिसको आप देखिएगा और आगे लेके चलूँगी, देखूँगी क्या दिया हुआ है। और इस चैप्टर में भाषा का रूप दिए हुए हैं कि भाषा के कौन कौन से रूप होते हैं। तो भाषा के रूप क्या है कि दो होते हैं, एक लिखित होता है और एक मौखिक होता है, जिसे मैं इसमें से मतलब बता रही हूँ आपको। तो लिखित भाषा और मौखिक भाषा। तो मौखिक भाषा क्या है कि जब कोई सामने रहता है तो हम तो मौखिक भाषा का प्रयोग करते हैं उसके ऊपर, और लेकिन जब कहीं दूर चला जाता है तो फिर हम क्या है, उसे मौखिक रूप से हम मौखिक भाषा के माध्यम से हम उससे बातचीत नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमको लिखित भाषा की आवश्यकता पड़ती है। तो हम पढ़ेंगे पहले हम मौखिक भाषा। देखिए क्या दिया हुआ है मौखिक भाषा में, यह भाषा के बोलचाल का रूप है। भाषा का यही रूप प्रमुख पुराना है। संभवतः जिस दिन से मनुष्य ने जन्म लिया होगा उसी दिन से बोलना प्रारंभ कर दिया होगा, परंतु भाषा के इसी रूप की कमी यह है कि उच्चरित होते ही समाप्त हो जाती है। अतः यह अस्थायी एवं क्षणिक है, अस्थायी एवं क्षणिक है। जब वक्ता श्रोता सामने आते हैं तब तो बातचीत की जा सकती है, पर श्रोता कहीं दूर है तब इस रूप के माध्यम से संप्रेषण कठिन होता है। यह ध्यान रखना चाहिए कि उच्चरित भाषा की आधारभूत इकाई ध्वनि है।
अर्थात जो है हम उच्चरित भाषा अर्थात मौखिक भाषा जो बोलते हैं उसकी आधारभूत इकाई क्या है? ध्वनि है। और क्या है? यह अस्थायी है, क्षणिक है। यह जब क्या है श्रोता सामने रहता है तभी मतलब उसका हम प्रयोग कर सकते हैं मौखिक भाषा का, और ज़्यादा देर तक वह टिकने वाली भाषा नहीं है, वह समाप्त हो जाती है जल्दी ही। इसके लिए हमको लिखित भाषा का प्रयोग करना पड़ता है। अब लिखित भाषा में चलेंगे और देखेंगे कि लिखित भाषा क्या है। भाषा के लिखित रूप का विकास तब हुआ होगा जब मनुष्य ने यह सोचा होगा कि वह अपने मन की बात दूर बैठे व्यक्ति तक या आने वाली पीढ़ी के लोगों तक पहुंचा सके। इस कार्य के लिए मौखिक भाषा की ध्वनियों के लिए तरह तरह की आकृतियां वाले चिन्ह विकसित किए गए होंगे। उच्चरित ध्वनियों के लिए विकसित ये चिन्ह ही लिपि चिन्ह या वर्ण कहे जाते हैं। इसमें बताया गया है कि जब क्या है कि यह बातचीत के माध्यम से हमारा क्या है कि नहीं मतलब वो समाप्त हो जाती थी जो चीज़ें, तो उसको हम सुरक्षित रखने के लिए अपने आने वाली पीढ़ी तक उसको संभाल करके रखने के लिए वहाँ तक पहुँचाने के लिए हम लोगों ने क्या किया कि भाषा के एक वर्ण लिपि मतलब वर्ण बनाए और जिसको हम लिपि चिन्ह कहते हैं, और उसको क्या है हम लिखित भाषा का रूप दिए। चलिए आगे चलेंगे हम। मौखिक तथा लिखित भाषा में अंतर हम समझेंगे कि मौखिक भाषा क्या है और लिखित भाषा में क्या क्या अंतर है। तो मौखिक भाषा में पहला टॉपिक दिया हुआ है आपका, यह भाषा का प्राचीनतम रूप है। क्या है? बहुत ही पुराना रूप है क्या है भाषा का। और लिखित रूप क्या है? यह बाद में विकसित हुआ है। पहला दिया हुआ है देखिए, यह बाद में विकसित हुआ है। ये इसमें दूसरा में हम आएंगे तो देखेंगे कि यह भाषा का अस्थायी रूप है। कौन सा? मौखिक भाषा। भाषा का कौन सा रूप है? अस्थायी, ज़्यादा देर तक टिकने वाला नहीं है, यह अस्थायी है। और देखिए इसमें क्या है, लिखित में यह भाषा की अस्थायी रूप है। यह एक बार लिख दी जाए और उसे सुरक्षित रख दी जाए तो बहुत आने वाली कई पीढ़ियों तक सुरक्षित रह सकती है। यह रूप उच्चरित होते ही समाप्त हो जाता है। भाषा का मौखिक रूप कौन सा रूप? उच्चरित होते ही समाप्त हो जाता है मौखिक रूप। यह दीर्घ काल तक बना रहता है, अर्थात बहुत समय तक बना रहता है लिखित रूप। ठीक है, इसे व्यक्ति बिना प्रयास के स्वतः सीख लेता है। कौन सी भाषा? मौखिक भाषा बिना प्रयास के ही सीख लेता है। लेकिन लिखित भाषा को हमको क्या करना पड़ता है? अभ्यास करना पड़ता है। अभ्यास के साथ सीखा जा सकता है। लिखित भाषा रूप देने के लिए आपको बहुत सारा पढ़ने और लिखने की ज़रूरत पड़ेगी। लिख करके प्रयास करना पड़ेगा तभी आप किसी भी भाषा को लिख पाएंगे। तो देखिए यह भाषा का क्या है? प्रधान रूप है। भाषा का कौन सा रूप है? प्रधान रूप है। कौन सी? मौखिक भाषा। यह भाषा का गौड़ रूप है। और इसमें देखेंगे इस रूप की आधारभूत इकाई ध्वनि है। किसकी? ध्वनि मतलब आवाज़। तो किसकी आधारभूत इकाई ध्वनि है? मौखिक भाषा की। और लिखित भाषा की आधारभूत इकाई क्या है? वर्ण है। वर्ण हमारे कौन कौन से होते हैं? स्वर और व्यंजन हिंदी में, जिन्हें हम लिपि चिन्ह कहते हैं। चलिए आगे चलेंगे, हम देखेंगे। अब देखेंगे कि हमारा लिपि या लेखन व्यवस्था क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो देखिए हम यह बता चुके हैं कि मौखिक या उच्चरित भाषा को ही अस्थायी रूप देने के लिए लिखित भाषा का विकास हुआ। प्रत्येक ध्वनि के लिए लिखित चिन्ह या वर्ण बनाए गए हैं। वर्णों की पूरी व्यवस्था को लिपि कहा जाता है। वास्तव में लिपि ध्वनियों को लिखकर प्रस्तुत करने का एक ढंग है। अर्थात जो हमारे हिंदी में जो हिंदी की लिपि है उसको देवनागरी लिपि कहते हैं। और देवनागरी जो है हमारा क्या है? स्वर और व्यंजन है, जैसे अ आ और क ख जो है आपका, यह जो है लिपि चिन्ह वर्ण का मतलब एक चिन्ह है जिसे लिपि चिन्ह कहा जाता है। ध्यान रखने योग्य कुछ बातें होगी जैसे हम ध्यान देंगे। भाषा की ध्वनियों को लिखित रूप में प्रकट करने के लिए निश्चित किए गए चिन्ह वर्ण की व्यवस्था को लिपि चिन्ह कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखेंगे हम। संसार में अनेक भाषाएं हैं और उनको लिखने के लिए अनेक लिपियां हैं। आप जानते हैं कि हिंदी, मराठी, नेपाली, बोडो और संस्कृत क्या है? आपकी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। और अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन और पोलिश जैसे भाषाएं रोमन लिपि में लिखी जाती है। वैसे ही भाषा
को किसी भी लिपि में लिखा जा सकता है। सामने जो ये तालिका दी गई है इसमें क्या है, कुछ भाषाएं और उनकी लिपियां हैं जिसके बारे में हम जानेंगे इस तालिका में से। पहला जो है आपका दिया हुआ है आपका हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली और बोडो जो है आपके, ये सारी भाषाओं का लिपि क्या है, देवनागरी लिपि में ये लिखी जाती हैं इन सारी भाषाओं को। और अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन और स्पेनिश और इटालियन और पोलिश जो है आपका क्या है, रोमन में है। पंजाबी का गुरुमुखी लिपि है, गुजराती का गुजराती है, अरबी, फारसी, उर्दू का क्या है आपका ये जो है फारसी है, और रूसी और बुल्गेरियन का क्या है, रूसी लिपि है। ये सारी भाषाएं हैं और उनकी प्रमुख लिपियां हैं। चलिए आगे हम देखेंगे कि भाषा और बोली में क्या अंतर है, इसके बारे में हम जानेंगे कि भाषा किसे कहते हैं, बोली क्या है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे और जानेंगे। तो हर भाषा का क्षेत्र बहुत क्या होता है, बड़ा होता है। उदाहरण के लिए जैसे हिंदी एक भाषा है और उसका क्षेत्र एक और मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा के में फैला हुआ है, तो दूसरी ओर दिल्ली, उत्तर प्रदेश एवं भौगोलिक दृष्टि के अंतर में आता है। अतः एक ही भाषा के अलग अलग क्षेत्रीय रूप विकसित हो जाते हैं। इस बात को जिस तरह से हम राजस्थान में बोली जाती है उसी तरह उत्तर प्रदेश पहाड़ी इलाकों में बोली जाती है। विशेष रूप से हम इधर देखेंगे, देखिए आपको ध्यान देने योग्य कुछ बातें यहाँ पे दी हुई है। इस तरह से किसी क्षेत्र विशेष में वहाँ की भौगोलिक विशेषताओं के प्रभाव के कारण किसी भाषा में बोलचाल के जो रूप विकसित हो जाते हैं वे बोली कहलाते हैं। जो मतलब कि राजस्थान या फिर देख लीजिए यूपी में है, कुछ किसी क्षेत्र विशेष में जो बोली जाती है भाषाएं, उसको हम बोली कहते हैं, भाषा नहीं कहेंगे उसको। भाषा क्या का क्या है, विस्तृत रूप है। भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है और बोली क्या है, किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाती है। तो आगे चलेंगे हम। इस तरह बोली भाषा का एक क्या है, अल्प विकसित रूप है। बोली क्या है, भाषा का अल्प विकसित रूप है। वस्तुतः यह भाषा का वह रूप है जो किसी छोटे क्षेत्र में स्थानीय लोगों द्वारा व्यवहार में लाया जाता है। भाषा और बोली के अंतर बात को लेकर होता है। भाषा का क्षेत्र व्यापक होता है और बोली का क्या होता है, सीमित होता है। किसी एक भाषा की अनेक बोलियां हो सकती हैं। कुछ बोलियों में अन्य बोलियों की तुलना में परस्पर अधिक समानता हो सकती है। ऐसी बोलियों को एक उपभाषा क्षेत्र के स्थान में दिया जाता है। उदाहरण के लिए हम देखेंगे जैसे अवधी, भोजपुरी और मगही जो है क्या है, ये जो है उपभाषा में आते हैं। यह क्या है, बोली में नहीं आते हैं क्योंकि यह इसका क्षेत्र थोड़ा बोली से बड़ा हो जाता है। इसी तरह से आगे चलेंगे हम तो देखेंगे हिंदी और उसकी बोलियां। तो हिंदी में कौन कौन सी मतलब बोलियां हैं इसको हम जानेंगे। तो यहाँ तालिका में देखेंगे उपभाषाएं हैं और उसकी बोलियां हैं। तो पश्चिमी हिंदी में देखेंगे हम क्या क्या आता है, खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रजभाषा, कन्नौजी और बुंदेली, ये जो है किस में आते हैं, पश्चिमी हिंदी में आते हैं। और पूर्वी हिंदी में हम देखेंगे अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी जो है क्या किस में आते हैं, पूर्वी हिंदी में। और बिहारी हिंदी में देखेंगे हम तो भोजपुरी, मगही और मैथिली जो है आपके किस में आते हैं, बिहारी हिंदी में। और पहाड़ी हिंदी जो है उसमें कुल्लुई, गढ़वाली और कुमाऊनी आते हैं। उसी तरह से हम देखेंगे राजस्थानी हिंदी में देखेंगे जयपुरी, निमाड़ी, मालवी, मारवाड़ी और भीली जो है आपकी ये राजस्थानी हिंदी में आते हैं। ये आपकी बोलियां और उपभाषाएं हैं। चलिए आगे देखेंगे हम। इन बोलियों और उपभाषा में कुछ उच्च कोटि के साहित्य की भी रचना हुई है और उसको हम देखेंगे, उन साहित्य के रचनाकारों और उनकी भाषाओं को हम जानेंगे। तो मैथिल कोकिल जो है हमारे विद्यापति जी हैं, तो उनकी जो रचना है पदावली है और वो क्या है, मैथिली मतलब उनकी बोली है। और क्या है, उनका उपभाषा जो है उनका बिहारी हिंदी है।
इसी तरह से गोस्वामी तुलसीदास जी की रामचरितमानस जो है अवधी भाषा में लिखी गई है, उनकी बोली अवधी है और उनका उपभाषा जो है पूर्वी हिंदी है। मलिक मोहम्मद जायसी जो पद्मावत लिखे वो उनकी उसकी भाषा जो है अवधी है और उपभाषा जो है पूर्वी हिंदी है। इसी तरह से देखेंगे सूरदास जी का सूरसागर ब्रज भाषा उनकी मतलब बोली है, ब्रज भाषा, और पश्चिमी हिंदी जो है वो क्या है, उपभाषा है। आगे चलेंगे हम तो आगे दिया हुआ है भाषा के विविध रूप, कौन कौन से भाषा के रूप होते हैं। तो ये देखिए उसमें पहला दिया हुआ है आपका राष्ट्रभाषा। तो राष्ट्रभाषा में हम देखेंगे कि किसी भी राष्ट्र की राष्ट्रभाषा वह भाषा होती है जिसके माध्यम से पूरे देश के लोग अपनी अस्मिता की पहचान करते हैं। राष्ट्रभाषा देश की गौरव और सम्मान का प्रतीक होता है तथा अधिक से अधिक लोग इसका क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है क्योंकि यह प्रत्येक भारतवासी की अस्मिता की पहचान कराती है तथा राष्ट्र गौरव और सम्मान का प्रतीक है। ठीक है, और आगे चलेंगे देखेंगे राष्ट्रभाषा के अलावा अब जो है आपका क्या है, मातृभाषा देखेंगे कि मातृभाषा किसे कहते हैं। तो मातृभाषा है आपका मातृभाषा है बच्चे की मातृभाषा वह भाषा होती है जो उसकी अस्मिता की पहचान कराती है। यह आवश्यक नहीं है कि बच्चा अपनी माता से जिस भाषा को सीखता है वो क्या कहलाती है, मातृभाषा उसकी कहलाती है। उदाहरण के लिए देखेंगे भोजपुरी गढ़वाली प्रदेश में रहने वाले बच्चे अपनी माता से भोजपुरी या गढ़वाली सीखते हैं, लेकिन भोजपुरी गढ़वाली उनकी प्रथम भाषा तो हो सकती है पर मातृभाषा नहीं हो सकती है क्योंकि वह एक बोली है। इसलिए उनकी मातृभाषा हिंदी होगी, न कि भोजपुरी और गढ़वाली। और ध्यान रखने योग्य कुछ और बातें हैं जो देखिए आप लोग, यह आवश्यक नहीं है कि मातृभाषा वही भाषा हो सकती है जो बच्चा उसे पहले अपनी माता से या अपने परिवार से सीखता है, यह आवश्यक नहीं है। अब देखिए तीसरा हमारा आ गया संपर्क भाषा। पहला हम लोग पढ़े थे क्या है, राष्ट्रभाषा, फिर दूसरा मातृभाषा और तीसरा हम पढ़ रहे हैं अब संपर्क भाषा। तो देखिए किसी भी बहुभाषी देश में जहाँ अलग अलग प्रांतों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है, वहाँ यह समस्या आती है कि प्रांत के लोग दूसरे प्रांत के लोगों से किसी भाषा में संपर्क करें। उदाहरण के लिए भारत की स्थिति पर ध्यान दीजिए। बांग्लादेश में रहने वाला व्यक्ति यदि तमिलनाडु के व्यक्ति से संपर्क करना चाहे तो वह किसी भी भाषा के संपर्क करे तो अंग्रेजी में बात करे या हिंदी में। अतः अंग्रेजी तथा हिंदी भारत की क्या है, संपर्क भाषाएं हैं, क्योंकि बांग्लादेश के लोग जो है तमिलनाडु के भाषा में नहीं बात कर सकते और ना ही तमिलनाडु के लोग जो है बांग्ला भाषा में बात कर सकते हैं। तो इसलिए उनको एक दूसरे को मतलब जोड़ने के लिए जो है हम जिस भाषा का इसमें प्रयोग करेंगे वह भाषा हमारा है या तो हिंदी या फिर इंग्लिश हो सकती है। तो इसको हम संपर्क भाषा के रूप में भी जान सकते हैं। अब जो है हमारा राजभाषा है, तो राजभाषा वह भाषा होती है जिसका प्रयोग राजकीय काम काज के लिए किया जाता है। जैसे हमारा संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी लिपि देवनागरी। भारत के कई राज्य जैसे दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड आदि क्षेत्र कहलाते हैं। इन प्रदेशों में सरकारी कामकाज हिंदी भाषा में किया जाता है। अर्थात हमारे संविधान में लिखा हुआ है अनुच्छेद 343 में कि क्या है, राज्य की मतलब भाषा क्या होगी, हिंदी होगी और उसकी लिपि क्या होगी, देवनागरी होगी। ऐसा हमारे संविधान में भी लिखा हुआ है। अब हम देखेंगे कि संविधान द्वारा अष्टम सूची में स्वीकृत भाषाएं मतलब किन किन भाषाओं को स्वीकृति मिली हुई है कि वह भाषा में आते हैं कौन कौन से। तो देखिए हमारे कौन कौन सी भाषाएं हैं, असमिया है, बंगला है, बोडो है, डोंगरी है, गुजराती है, हिंदी है, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मराठी, मलयालम,
मणिपुरी, मैथिली, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु तथा उर्दू जैसे सारी क्या हैं हमारे संविधान में स्वीकृत दी हुई क्या है ये भाषाएं हैं। चलिए बस आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आपको क्लास अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।